नाउ होप सो आप ऐसे लर्न कर पा रहे होंगे। नाउ नॉक ऑफ, KNOCKOFF, नॉक ऑफ, रोक देना। ऑफ जानते हैं बंद करने के सेंस में हम लोग ऑफ करते हैं ना, स्विच ऑफ करते हैं, बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। देन यू कैन यूजली लर्न दिस, सॉरी इजली लर्न दिस, ओके। नॉक ऑफ, रोक देना। आई यूजुअली द नॉक ऑफ द वर्क एट 10 PM। तो नॉक आउट, पछाड़ देना, वेल नोन। नॉक आउट, KNOCK and OUT, knock out, पछाड़ देना। How can use in a sentence? He knocked out me in the wrestling match yesterday. Now lay, lay means समझते ही है, ले क्या होता है, लेटने के सेंस में इसको समझिएगा, ठीक है। देखते हैं कि ले से कितने कितने हम लोग फ्रेजल वर्ब जान सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ले असाइड, LAY, ले, ASIDE, ले असाइड, त्याग देना, छोड़ देना, ओके। आई लेड असाइड ऑल सेरेमनीज बिकॉज ऑफ TGT एंड PGT प्रिपरेशन, ठीक है। ले असाइड, ले बाई, बचाना, इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके। ले बाई, LAYBY, ले बाई, बचाना। ले बाई सम मनी फॉर ओल्ड एज, ओके। नाउ ले डाउन, LAY, ले, DOWN, ले डाउन, बलिदान होना। शहीद भगत सिंह laid down his life for the country. Lay out, धन लगाना, LAY, lay, OUT, out. Lay out, धन लगाना. He laid out a lot of money in shares. Now leave, LEAVE, छोड़ने के सेंस में है। Leave off, बंद कर देना, LEAVEOFF, leave off, बंद कर देना। I am going to leave off the work. Leave out, LEAVE, leave out, OUT, छोड़ना। This movie will be meaningless if we leave out the character of Basanti. Now let in, आने देना। Without proper I card, no one is allowed to let in. Let off, बिना दंड दिए छोड़ना। The thief was let off with a warning by the police. Leave, LIVE, leave on, विशेष भोजन पर आश्रित रहना। The lawn leaves on meat, leave on. It's a very easy, then I think that no need of any mnemonics. Yes, are you agree? Yes, ये सब बहुत इजी है, हमें नहीं लगता कि इसमें किसी निमोनिक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग को लगता हो तो प्लीज बताइएगा, हम उसमें निमोनिक यूज कर देंगे, ओके। जो इजी है उसको हम लोग ऐसे ही एज इट इज लर्न होता है, कर लेंगे। लेकिन कुछ कुछ में नहीं याद हो पाता है। हाँ मैम, तो बताइए, जैसे लीव ऑन हम लोग ये तो बहुत जनरली यूज करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं ना सेंटेंस में, लीव ऑन, इस पे जीवित रहते जैसे हैं। हम लेट ऑफ है। हाँ देखिए, लेट ऑफ, उसको आप लोग लर्न कर सकते हैं। लेट ऑफ, बिना दंड दिए छोड़ना, ठीक है। ऑफ मीन्स क्या होता है, छोड़ देना। कोई भी चीज बंद करने, बाधा के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, लेट ऑफ, लेट ऑफ का क्या कर देंगे, बिना दंड दिए छोड़ना। कुछ चीजें देखिए, आप लोग को एक भी बात बता दे कि हर चीज में निमोनिक्स भी काम नहीं देता, वहां आपको रट्टा मारना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। वहां हमें एज इट इज लर्न करना ही पड़ेगा, सब जगह निमोनिक यूज हो भी नहीं पाएगा, यस ओके। मैम, मैम लेकिन ओ डबल एफ कुछ ऑफ मोस्टली एग्जांपल्स। पता है मैम, ये ओ डबल एफ ऑफ होता है ना, ये मतलब छोड़ने के सेंस में ही होता है इसका जी मतलब। एग्जैक्टली, ऑफ तो हाँ जो होता है, हाँ हाँ जी हाँ जी, छोड़ने के सेंस में ही होता है, एग्जैक्टली। हाँ, मतलब मोस्टली स्पेलिंग्स को यूज कर हेलो सकते हाँ हैं, सर। हाँ मतलब मैम होता है। बताइए। हेलो सर। हेलो सर। यस, यस सर सर से बताइए। कुछ मैम, सर से कुछ पूछना है अभी, बिल्कुल अभी हाँ पूछ हाँ सकता सर, हूँ? अब हाँ सर, जी सर, अगर इससे रिलेटेड हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास ओवर हमारा होने दीजिए, फिर सर जब नहीं आएंगे मैम, इंटरेक्ट होंगे आप नहीं मैम, लोग। मैम मैं ये कह रहा हूँ ना कि स्टूडेंट ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो सर ने बताया था कि टीचमेंट डाउनलोड कर लें, तो डाउनलोड तो कर लिया उन्होंने आपका, हम्म। लेकिन वो तो जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये नहीं, पूछना कोई था सर बात से। नहीं, उसको क्लास वो ओवर हो पहले जाएगा तो सर को पर्सनली मैसेज। परमिशन कर देंगे ना, तब होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी अच्छा।
इंडोलमेंट के लिए नंबर ओके मतलब सर करेंगे ना तब हो पाएगा। ओके जी। ओके, लीव ऑन वेल नोन, विशेष भोजन पर आश्रित होना, द लॉन लीव्स ऑन मीट, लॉन्ग लॉन्ग फॉर इच्छा होना, ओके, द चिल्ड्रेन आर लॉन्गिंग फॉर अ मैच, ओके, लॉन्गिंग फॉर, लॉन्ग फॉर इच्छा होना, लुक आफ्टर वेल नोन, बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग इसे यूज करते हैं, लुक आफ्टर देखभाल करना, विल यू लुक आफ्टर माई डॉग व्हेन आई एम अवे, लुक अहेड, अहेड आगे बढ़ने के सेंस में है, तो भविष्य के बारे में सोचना, लुक तो समझिए कि देखने के सेंस में ही आएगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को ही वहां एक्सप्रेस करेगा, और अहेड क्या होता है, आगे के बारे में सोचना, तो भविष्य के बारे में सोचना, यू शुड लुक अहेड द सेव द मनी फॉर ओल्ड एज। नाउ लुक एट, जांचना या देखना, परीक्षण करना, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन करना, किसी को नजरअंदाज करना, लुक डाउन ऑन नफरत करना, ओके, वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन द बेगर, लुक फॉर खोजना, वेल नोन, हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ओके, लुक फॉर खोजना, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट वॉच, लुक फॉरवर्ड टू, खुशी से मतलब अपेक्षा रखना, मीन्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज विजिट वेरी हैप्पीली, लुक इन अंदर झांकना, वी लुक्ड इन एट द विंडो बट कुड नॉट सी एनीवन, ओके, लुक इन अंदर झांकना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, लुक ऑन आर अपॉन, ओके, स्वीकारना, आई लुक ऑन हर एज माई सिस्टर, एक्सेप्ट करना, लुक ऑन आर अपॉन, नाउ लुक आउट फॉर, ताक में रहना, आई एम लुकिंग आउट फॉर द जॉब, ओके, अवसर के लिए सेंस में है यहाँ पे, लुक ओवर निरीक्षण करना, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लुक ओवर हिज आंसर पेपर, निरीक्षण करना, लुक थ्रू दोहराना, यू मस्ट लुक थ्रू योर नोट्स वेल बिफोर द एग्जामिनेशन, लुक टू ख्याल रखना, लुक टू द गुड्स इन माई एब्सेंस, लुक अप बढ़ना, देखना, द प्राइस ऑफ ऑयल इज लुकिंग अप, प्लीज look up the meaning of this word in the dictionary. Here is a both sentence sense. Okay. Now make after, important word, make after पीछा करना, after means क्या होता है, बाद, ऐसे समझ के आप लोग लर्न कर सकते हैं, बाद में होता है ना, make after पीछा करना, the cat made after the rat and caught it. Okay. Hope so all of you know any issue about these words, this phrasal verb? Yes? Have you? No, ma'am. Thank you. Okay. No, ma'am. Most welcome everyone. Most welcome everyone. थैंक यू वेरी मच। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग नियो क्लासिकल एज पढ़ रहे हैं। नियो क्लासिकल एज में जो है हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं। यस, स्क्रीन हमारी विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. Visible, sir. जैसे विजुअल है सर। थैंक यू। न्यू क्लासिकल एज जो कि 1660 से 1798 तक के पीरियड माना जाता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड पढ़ लिया, और इसके जो है प्रोमिनेंट राइटर्स रूलर पढ़ लिए, जो उस समय के रूलर रहे, प्रोमिनेंट राइटर्स हमने पढ़ लिया इसके, और फिर इसमें जो है इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ लिया। इसके बाद जो है हमने देखा कि जो न्यू क्लासिकल एज है प्रमुखता 3 भागों में बांटी गई है। 3 पार्ट में जो है इसको डिवाइड करके हम इसको लर्न कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 रेस्टोरेशन पीरियड,
जो कि 1662 1700 तक के माना जाता है। ये पूरी एज हमने पढ़ लिया। दूसरा जो एज ऑफ पॉप और एज ऑफ ऑगस्टन, जिसे जो है हम 1700 टू 1745 तक के मानते हैं, ये हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो है कहाँ तक पढ़े हैं? रेस्टोरेशन तो हो गया पूरा, और हम लोग पढ़ रहे हैं एज ऑफ पॉप। एज ऑफ पॉप में जो है हम लोग क्यों जो है इसको एज ऑफ पॉप कहते हैं और क्यों जो है इसे एज ऑफ ऑगस्टन कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। एज ऑफ पॉप और एज ऑफ ऑगस्टन किन किन चीज़ों पे जो है इसके फीचर्स क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पर एम्फेसाइज करती है एज, इसको हमने पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। और आगे आज की डेट में हमें पढ़ना है हु आर द नोटेबल राइटर्स एंड देयर वर्क ऑफ दिस, है ना? यही तो पढ़ना है। क्यों? यस सर। सुन रहे हैं जी। अच्छा Yes, एक sir, चीज yes, sir. बताइए, आज जो है एक दैनिक जागरण में न्यूज छपी हुई है, और शायद जो लोग साथी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं सब लोग जान गए होंगे कि एनसीटी ने जो है एनसीटी ने अपर में मतलब माध्यमिक में 9 to 12 उन्होंने टेट कंपलसरी कर दिया है। ये देखिए न्यूज की नहीं देखी आप लोगों ने? यस सर, आपने क्यों? चेक करी थी? देखिए सर। तो इसमें जो है आप लोगों के हिसाब से क्या जो 2022 में आप पढ़े थे हम लोगों के, हालांकि वो तो केंद्र पे लागू किया उन्होंने, स्टेट अभी फ्री है अपने आप कैसे चीजें करेंगे, लेकिन ये 2022 में लागू होगा कि नहीं होगा? सर किसी का माइक ऑन है, बंद करवा दीजिए। कुछ जी 2022 पे लागू होगा कि नहीं होगा? सर इस पे लागू नहीं होगा सर, जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पे नहीं होगा सर। क्योंकि इस पे होगा तो सर उन्हें पूरा, सर इस पे अगर होगा उन्हें पूरा अपना करेस्पॉन्डेंस दूसरा लागू करना पड़ेगा फिर, इसलिए जी सर, सर इसमें लागू नहीं होगा। इसमें नहीं जो लागू होगा। बॉइल सर, और जो बॉइल न्यूज चल रही थी बिजनेस वाली, वो भी इसमें लागू नहीं है। जी के जी लागू नहीं है। हालांकि जो उन्होंने दिया है वो दिया है 24 से 25, ये दिया है कि इस सेशन में लागू होनी चाहिए। सर अगली वैकेंसी जो आ रही मैडम कुछ कह रहे हैं। सर अगली वैकेंसी जो आ रही है इसके बाद वाली उसमें होगा सर, 24-25 कुछ वैकेंसी और आएंगी। मैडम जी कुछ कह रही थी। सर अगर जैसे नया आयोग गठित हो रहा है तो जो लास्ट में विज्ञप्ति जारी इन्होंने किया था जिसके थ्रू हम लोग ने 22 वाला जो है फॉर्म फिल किया है, अगर उसको रद्द करते हैं और उनकी विज्ञप्ति में ये लाइन ऐड करते हैं तब ये माना जाएगा कि टेट चाहिए, अदरवाइज ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और पीजीटी में तो कभी नहीं मांगता बीएड, तो अभी तो फिलहाल 22 के लिए तो कतई नहीं है, एकदम निश्चिंत है। आगे आने वाली विज्ञप्ति में एक टेक्निकल पॉइंट है तो नहीं, हम लोग 2022 में जब फॉर्म डाले थे तो उस विज्ञापन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसी सूचना भी मिल रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब ज्वाइनिंग होती है किसी कैंडिडेट की, तो जिस डेट से जो गजेट होती है जो चीज, उस डेट के बाद ज्वाइनिंग होने वाले हर कर्मचारी पर वो गजेट लागू होता है। 2022 में पड़े हुए फार्मों की जो ज्वाइनिंग है वो होगी 2024 में। और यूपी में जो है नया शिक्षा आयोग जो गठित हुआ है, जैसा कि बताया गया सरकार के द्वारा सदन में भी और मीडिया में भी आया कि वह जो है एनईपी के तहत जो है गठित हुआ है, वो सारे जो है एनईपी के नॉर्म्स उस पर लागू होंगे। अगर एनईपी के नॉर्म्स उस पर लागू होते हैं तो वहां पर जो है 1 to 12 तक के जो है पूरा टीईटी अनिवार्य है एनईपी पे। और ऐसी स्थिति में जो है ये एनईपी लागू करेंगे कि ओल्ड वाला जो है हमारा लोगों का जो विज्ञापन था जिसपे फॉर्म डाला है
उसके तहत अगर विप्रति करा करके ज्वाइनिंग दे देते हैं तो क्या 24 में एनईपी लागू कर रहे हैं, 22 में 23 में या 24 में जो अभी लागू कर दिए एनईपी आयोग एनईपी के अनुसार बना रहे हैं, तो क्या बाद में इसके ज्वाइनिंग देने वाले को ये वरीयता सरकार देगी? इस विषय में कई पॉइंट ऐसे हैं जो टेक्निकल हैं, जो एक अच्छा सवाल है, इनका जवाब नहीं मिल रहा कहीं पर। मुझे लगा था कि आप लोगों के पास इस चीज का कोई होगा। सर मैं बताऊं क्या होगा फिर? सर जैसा अपना बीएड वालों के लिए उन्होंने ब्रिज कोर्स किया था कि जो लोग नौकरी पा चुके हैं उनको बाद में कराया उन्होंने ब्रिज कोर्स 6 मंथ वाला, वही अब करेंगे लोग अगर करेंगे तो, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग दे देंगे, ज्वाइनिंग देने के बाद देखो अगर एनईपी के तहत जो है आयोग गठित हो रहा है और एनईपी को फॉलो करेगा तो ये मान के चलिए कि टीटी अनिवार्य होगी ही होगी। हाँ, ये गवर्नमेंट कर सकती है कि विज्ञापन पुराना है इसलिए ज्वाइनिंग ले लो और इतने समय के अंदर अंदर आप जो है क्वालिफाई, ऐसा संभव। क्योंकि सर जो पुराने जो आप पता है ना, तो उनको सर प्रमोशन इसलिए नहीं दे रहे वो क्योंकि टेट क्वालिफाई नहीं है वो, तो उस टेट क्वालिफाई ना होने की वजह से जूनियर हाई स्कूल में उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2010 से जो है टीटी यूपी में लागू, 2010 से, अभी अगस्त 2010 से लागू, और अगस्त 2010 में ही जो अगस्त में है और जो जुलाई में ज्वाइनिंग पाए हैं उसी बैच के उसी विज्ञापन के जो लोग हैं, एक ही विज्ञापन से एक ही वरीयता एक ही अर्हता, जो अगस्त से पहले ज्वाइनिंग पा गए उन पे टीटी लागू नहीं, और जो अगस्त के बाद 2 महीने के बाद ज्वाइन किए हैं उन पे टीटी लागू है। ये 2010 में टीटी का पेच फंसा था। अब ये क्या करते हैं आगे आने वाले समय में भविष्य बताएगा। फिलहाल हमें जो है हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो जो भी सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हो, आज चर्चा करने के पीछे मकसद एक यही था कि जिन साथियों को सिलेक्शन लेने के लिए बहुत गंभीर हैं तो हर तरह की चुनौतियों से सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। हालांकि हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं और ये उम्मीद भी है जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो उस आधार पर जो है पुराने विज्ञापन पे कोई फर्क ऐसा पड़ना नहीं चाहिए, और उसमें जो है टीटी सीटी की कोई बातचीत होनी चाहिए नहीं। लेकिन हमें लग रहा है जनरली जितने भी साथी हैं जनरली सब लोग क्वालिफाइड भी हैं, और मांगेगा भी तो जूनियर का टीटी मांगेगा, प्राइमरी का तो मतलब है ही नहीं इसका। क्यों? जी सर, मांगेगा जी बिल्कुल। जी सर जूनियर का लगभग सब लोग क्वालिफाई नहीं है। मोस्टली जो बीएड क्वालिफाई करता नहीं है है बंदा वो यूपी टेट क्लियर कर ही रहा है ज्यादातर। सब लोग लगभग क्लियर, रिसेंटली को छोड़ के सब लोग क्लियर के। लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट फंसा देते हैं लोग, सरकारें अभ्यर्थियों का कोई ध्यान नहीं रखता, भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं, एक से एक पंचायत होते रहते हैं। वो तो मंत्री होते हैं, सबसे गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं अगर किसी डिपार्टमेंट से वो सबसे ज्यादा जो है खुन्नस खाए हुए हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि उनको ये लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा है जहां पर सैलरी बड़ी हाई और काम उतना पड़ता नहीं। तो हर विभाग का कर्मचारी, इवन यहाँ तक के आईएएस जो जाता है बंदा बन करके, इतनी मेहनत करके जाता है, उसको सलाम, लेकिन जब वो जाके जाता वहां पहुंचता है, आप कोई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उसको दी जाती है तो वो भी जो है अपना गुस्सा, अपनी बीवी का गुस्सा, अपने रिश्तेदारों का गुस्सा सब डिपार्टमेंट के टीचरों पे निकालता है, शिक्षकों पे निकालता है, एक से नए नए नियम निकालते हैं। और यूपी में तो अभी बिहार में भी देख रहे हैं, यूपी में भी सब एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़ा था। तो उस चीजों के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। हालांकि शिक्षा विभाग में जितने भी लोगों की सैलरी है उससे ज्यादा लोग दूसरे विभागों में बिना सैलरी का पैसा कमा लेते, लेकिन शिक्षा विभाग सबको खलता रहता। तो इतने पैरामीटर्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जा रहे हैं मंत्रियों के, और पब्लिक भी बड़ा खुश। शिक्षकों पे कार्यवाही अगर हो तो पब्लिक को बड़ा खुश होता है और उस पब्लिक का गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है। चलिए भाई पढ़ते हैं। फिलहाल जो है हम सब लोगों को हर तरह की चुनौतियों से तैयार रहना चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो लेना है।
हु आर द नोटेबल राइटर्स ऑफ देयर वर्क ऑफ द एज। कौन सी एज पढ़ रहे हैं हम लोग? क्यों, कौन सी एज पढ़ रहे हैं? न्यू क्लासिकल एज सर। न्यू क्लासिकल में न्यू क्लासिकल कितने कैटेगरी में बांटी गई है? सब 3 डिवाइडेड कितने कैटेगरीज भागों में। में है? कौन अगस्तन, सी हैं? सबसे पहली कौन सी है? रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन को दूसरा किस नाम से क्या जानते हैं? अलेक्जेंड्रन, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ ड्राइडन। दूसरी एज कौन सी है? अगस्टन एज ऑफ पोप, एंड थर्ड Age of वन इज Pope का जो एज era ऑफ है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी या जी, एज ऑफ जी। डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जो एज ऑफ पॉप है, इसका जो पीरियड है वो कितने वर्ष का है? 45 years सर, 1700 to 1745। जी जी जी। अच्छा, एज ऑफ पोप को जो है एज ऑफ पोप क्यों मानते हैं? बिकॉज दिस इज द प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस एज सर। अच्छा, इस एज को जो है जब ऑगस्टन एज मानते हैं तो ऑगस्टन एज क्यों माना जाता है? Because this King time Augustus. period, King Augustus is the Yes, prevail the king kingdom. of England. Yeah. उस समय थे किंग ऑगस्टन, उस समय थे, मतलब आपके कहने Yes, का sir. 1740 1700 से 1745 के बीच में इंग्लैंड के राजा ऑगस्टस No, sir. एम्परर। They are follow the ancient Augustan writers. That is why their name is also pseudo classical writers. Yeah. जो एज इस समय के एज ऑफ पॉप के राइटर थे, ऑगस्टन एज के जो प्रेजेंट 1700 से लगे 1745 के बीच के जो राइटर थे, वो जो है जो रोम के एम्परर ऑगस्टस थे, ये पुराने समय के पहले उस समय के जो राइटर हुआ करते थे, जैसे होमर, वर्जिल, इस तरह के लोग, उनकी राइटिंग्स को यहाँ पर इमिटेट किया जाता था, तो इसीलिए माना जाता है कि एज ऑफ ऑगस्टन है। तो इसे ही न्यू क्लासिकल या सीडो क्लासिकल माना जाता है। सीडो क्लासिकल अच्छा क्यों माना जाता है? इसे सीडो क्लासिकल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये Because they are imitating. ये नकली था। That is why they are pseudo. ये जो है ऐसे Imitate लगता the है कि ये ancient Roman ओरिजिनल क्लासिकल writers. नहीं है, ये एक नेम्ड क्लासिकल है। जैसे सीडोनिम होता है ना, राइटर सीडोनिम रख लेते हैं, उपनाम, एक डिस्गाइज नेम। तो ये जो एज को माना गया क्रिटिक्स के द्वारा कि ये क्लासिकल एज नहीं है, ये न्यू क्लासिकल का बोले तो ये क्लासिकल का दूसरा नाम है, तो सीडोनिम, तो इसे सीडो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। चलिए भाई, बहुत अच्छा। अब हम राइटर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले राइटर यही आ गए, अलेक्जेंडर पोप साहब। इनका जो एज है, जो लाइफ पीरियड है, क्या है? 1688 टू 1744। 1617 ये याद कर लो, 88 इधर है, 44 उधर है। डेट ऑफ ईयर और डेथ ऑफ ईयर दोनों आपको जो है याद हो जाएंगे। पोप वर्क कम एकदम जी सर 1617 भी याद रहेगा, 16 के बाद 17 वो 17 आ गया, 88 44 आ गया। क्या है? कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द पीरियड, पोप्स वर्क exemplify the new classical style. His satirical and philosophical poems such as Essay on Criticism, The Rape of Locke, and Essay of Man, एंड कई जो है चीजें ऐसी इन्होंने डिपिक्ट करी अपने वर्क्स में। इसके अलावा भी जो जनरल राइटिंग इनकी थी, उसमें ऐसा लगता था कि ये पुरानी चीजों को रिवाइवल कर रहे हैं। जैसे इनका एसे ऑफ क्रिटिसिज्म, इसका ईयर भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्रिटिसिज्म पूछा जाता है। 1711, रेप ऑफ द लॉक 1712, एसे ऑफ मैन 1733, 1734, डंसियार्ट, ये भी इनका वर्क इम्पोर्टेंट
1728, revised version 1735 and 1742. रेप ऑफ द लॉक का कुछ इसमें शार्ट दिया हुआ है, बस इतने ध्यान लीजिए कब आता है 1712, बस टीजीटी में और ज्यादा पूछने को उम्मीद कम। जोनाथन स्विफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ये जो राइटर हम पढ़ रहे हैं, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जितने भी राइटर पढ़ेंगे तो सारे राइटर जो है क्रोनोलॉजिकली हमें जो है याद होने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बना देता है कि इस कौन से राइटर किस एज से बिलोंग करते हैं, 2-3 नाम दे दिया कि इस राइटर, ये राइटर कौन इसमें का है जो इस एज का नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं नाम। जोनाथन स्विफ्ट का जो है आपने बहुत कायदे से पढ़ा हुआ है, गुलिवर ट्रेवल्स 1726 और मॉडेस्ट प्रपोजल 1729, द बैटल ऑफ बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, टेल ऑफ ट्यूब 1704, ये जोनाथन स्विफ्ट की। जोसेफ एडिसन एलटी ग्रेड से, मैं एलटी ग्रेड में तो ये बहुत अच्छे से आपको पढ़े होंगे। जोसेफ एडिसन 1672, 1719 एंड रिचर्ड स्टील 1672 एंड 1729। इनके जो कई वर्क इनके कोलैबोरेटिव वर्क है। और दूसरी बात एक ये है कि ये प्रोज राइटर है। तीसरी चीज एक ये है कि ये पीरियोडिकल राइटर है। चौथी चीज एक ये है कि ये प्रोज को माना जाता है कि सबसे बढ़िया जो है इन्होंने रिप्रेजेंट करा है। तो 2-3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं जनरल क्वेश्चन। कोलैबोरेटिव सेवरल द इन्फ्लुएंशियल पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग द टेटलर ये पूछा जाता है, पीरियोडिकल एंड स्पेक्टेटर। ऐसे ऑन द आर्टिकल कवर्ड द वाइड रेंज ऑफ द टॉपिक इंक्लूडिंग द लिटरेचर, सोसाइटी ऑफ मोरालिटी एंड द मैनर्स हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द ऑन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। बहुत सारे जो है पब्लिक विचारधारा को बदलने और उन पर प्रभावित करने के लिए जो इनके ये 2 वर्क थे, स्पेक्टेटर एंड टेटलर, काफी जो है प्रभाव पड़ा समाज पर। जैसे इनका द टेटलर कब आता है 1709 to 1711, ये ध्यान रखिए, पीरियोडिकल है चूंकि तो इसलिए काफी दिन तक के चलता है, जैसे न्यूज़पेपर अपने आते हैं ऐसे ही इन लोगों के वर्क चलते हैं। एंड द स्पेक्टेटर 1711 to 1712, काटो और ट्रेजेडी 1713, एंड ऐसे फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स एंड द गार्जियंस। द गार्जियंस तो अभी नाम चल रहा है। द कॉन्शियस लवर्स 1722 बाय रिचर्ड स्टील। कुछ इनके अलग से वर्क हैं, सेपरेटली वर्क है दोनों लोगों के अलग अलग, लेकिन जनरली जो इनका नाम जाना जाता है तो कोलैबोरेटिव वर्क के हिसाब से ही जाना जाता है। जॉन गेट, इनका द बेगर्स ओपेरा, ये बहुत बेगर्स ओपेरा ये पूछा जाता है। इतना चीजें ध्यान दे लीजिए। किस एज के हैं ये? न्यू क्लासिकल के बाद तो अगर आ जाएगा तो आपका जो है एज आप पोप में आ जाएंगे। बाकी बेगर्स ओपेरा 1728 में आया था, इतना ध्यान रखिए। दूसरा जो इनका वर्क जो जनरली इसका जो लैंग्वेज थी इनकी सटायरिकल थी, इनका जो है ट्रिविया और द आर्ट ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ लंदन, ये भी इनका वर्क है 1716। और तो द फैबुलस, ये वर्क इंपॉर्टेंट है। फैबुलस और बेगर्स ओपेरा, ये 2 चीजें इनकी इंपॉर्टेंट है। सैमुअल जॉनसन नेक्स्ट राइटर है 1709 to 1784। इनका थोड़ा ये महत्वपूर्ण है तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनको। डॉक्टर जॉनसन, ये गड़बड़ लिख गया क्या? डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन हो, फुल नेम और सैमुअल जॉनसन 1709 1784 was prominent writer of the lexicographer and the literary figure of the 18th century, ये ध्यान रखिएगा। और इनका इसलिए ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन्होंने 1755 में एक डिक्शनरी प्रेजेंट करी लोगों के सामने। उसका जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने उसके मीनिंग और सारा चीजें वर्ड को एक साथ में जो है माना, तो इन्हें जो है फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर भी माना जाता है। आगे जो इनका वर्क है द रैम्बलर 1715 to 1752 एंड द एडलर 1758 to 1760, ये इंपॉर्टेंट है। अगर द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, डॉक्टर जॉनसन लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज प्रोफाउंड सेमर अंडरस्टैंडिंग एंड द appreciation of the each English literature. His work of the Lewis of the Poets 1779 to 1781। जितनी चीजें देखो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बस उतनी चीजें कवर कर रहे हैं हम। आगे एक चीज देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे कहाँ पे इसमें नहीं, आगे देखते हैं।
कन्वर्सेशन एंड डिबेट्स। जी नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसर ऑन द इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस एज? किस एज की? एज ऑफ पॉप में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस इंपॉर्टेंट थी? एपिग्राम ज्यादातर यूज किया जाता था। अलेक्जेंडर पोप कैसे फूल ट्रस्ट इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट। कोई कुछ कह रहा? जी सर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो है 52 राइटर्स की बायोग्राफी लिखी है, उसमें कोई एक राइटर ऐसा है, प्रोमिनेंट राइटर रहा है वो, कि उसके बारे में नहीं लिखा है। मिल्टन, मिल्टन। शेक्सपियर तो है। मिल्टन। पोइट्स ऑफ लाइफ, लाइफ्स ऑफ पोइट, पोइट्स ऑफ लाइफ जो लिखा है। जी, लाइफ ऑफ तो पोइट्स में जो है हालांकि एक प्रोमिनेंट राइटर हाँ है, या तो वो मिल्टन है या वर्ड्सवर्थ है, किसी एक के बारे में नहीं लिखा है इन्होंने। बताइए किसी बताइए। को क्लियर है इसे? मुझे तो मिल्टन मिल्टन बता रहे मैडम। और मिल्टन इसमें यहाँ पे पीछे की साइड लिखा हुआ है कि शायद मिल्टन, शेक्सपियर, पोप के बारे में तो लिखा हुआ है। एक बार अगर किसी नहीं, को पता मिल्टन हो को तो ये लिखा है। कंफर्म करिए। मिल्टन को तो लिखा है उन्होंने कोटेशन, सैमुअल जी ने। हाँ जी, मिल्टन, ठीक है, शेक्सपियर और पोप भी है। इसमें तो इंक्लूड है, तो शायद वर्ड्सवर्थ जो होगी। थर्ड, तो हाँ बर्सवर्थ का मैंने पढ़ाई नहीं आज वर्ड्सवर्थ तक। क्योंकि सैमुअल का मैंने मिल्टन का पढ़ा था। अरे मैम उसकी कहाँ हुआ है उनका, तो प्रॉपर राइटिंग कहाँ उस समय लिखे थे। जी 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 जी। हाँ, उस टाइम के तो राइटर ही नहीं है गर्ल्सवर्दी और वर्ड्सवर्थ तो, लेकिन एक हाँ। और प्रोमिनेंट राइटर है उसके बारे में। नहीं चलो ठीक उसके है, तो डेट फिर ऐसा ही होगा कि, हाँ ऐसा ही होगा कि टीजीटी में जो है राइटर्स प्रेस्क्राइब्ड है, उनमें से ऐसा कुछ सुना था इसके बारे में, मतलब तो मैंने सोचा आप ओके। लोगों में से भी किसी को पता हो तो इसलिए। नहीं मुझे जहां तक पता है कि थर्ड जो उसका चैप्टर है वो मिल्टन के बारे में ही है, और जो लास्ट चैप्टर है वो काउले के बारे में है, और फर्स्ट शायद शेक्सपियर के बारे में क्या, आई थिंक। ओके मैम, ओके, थैंक यू। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे पता नहीं है। जो क्वेश्चन आपने मैडम बताया जब देख लूंगा, आप लोग भी देखिए फिर बताइएगा, ठीक है? जी सर, जी इसको जो सर। है ओमिट किया है इन्होंने, इसको जी, ओमिट किया अगर है। ओमिट, आप सब लोगों के लिए ये चीज टीजीटी अवलोकन है। राइटर को ओमिट करने वाली बात है तो गर्ल्सवर्दी और वर्ड्सवर्थ दोनों ही नहीं है, तो फिर शेक्सपियर और मिल्टन ही है। लेकिन कुछ ऐसा भी था कि एक प्रोमिनेंट राइटर रहा है उस टाइम के दौरान का, लेकिन उसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस हाँ, हो मैंने सकता आपसे है कोई हो, पहले बट पढ़ा था वो, हाँ तो देखा इसलिए। होगा आपने। अगर मिले आपको तो ग्रुप पे भेज दीजिएगा, या किसी को मिले तो ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है? ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस क्या थे? इपिग्राम, और दूसरा क्या? मॉक इपिक। मॉक इपिक रेप ऑफ द लॉक है ही है। एंटीथेसिस बहुत ज्यादा यूज करा इन्होंने, अलेक्जेंडर पोप ने। तो ये तो रहा जो न्यू क्लासिकल का जो सेकंड जो सब कैटेगरी थी इसकी, जो डिवाइडेशन था वो हम लोगों ने पढ़ा। हालांकि इसका आधे ज्यादा पार्ट कल पढ़ लिए थे, बचा हुआ आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है इसी एज पर निर्धारित मतलब बेस्ड कुछ हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। आप सब लोग जो है उसमें कोऑपरेट करिए, ताकि जो एज है पूरी हम इसको पूरी तरह से रिवाइज कर लें। हम ये चाहते हैं कि जो एज हम लोग पढ़ें वो एज जस्ट का जस्ट रिवाइज हो, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं ये भी जो है हम लोग जो है देख लें, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक अपना माइंड सेटअप बना लें। क्यों कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती। हम सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे भाई? यस सर, सुन पा रहे हैं, हाँ ना, सही कह रहे बोल हैं। दिया। जी सर, सही कह रहे हैं आप। पता चलेगा कि हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आप अलग बतियाएंगे, हम अलग पढ़ाएंगे यहाँ किसी को, समझ रहे हैं? गड़बड़ा जाता है। ये देखिए एज ऑफ पॉप। एज ऑफ पॉप पे जो है कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, और जो साथी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग अपना माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं
शर्त ये है कि आप मेले बाजार किसी नॉइजी प्लेस में ट्रेवलिंग के दौरान ना, नहीं तो माइक आप अपना ऑन ही न करें। हर परिवार में जो है बच्चे होते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान थोड़ा 15-20 मिनट का समय आप निकाल के एकांत में बैठ के पढ़िए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो माइक कतई ना ऑन करिए अपना। बाकी जो लोग पढ़ाई के मूड में बैठे हैं, पढ़ाई के माहौल में बैठे हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड करें। क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ पॉप ऑफन रिफर टू एज? अगस्टन कैसे? सर अगस्टन एज सी। अगस्टन एज सी हो जाएगा। Why is the age of pop associated with neoclassicism? Sir, B option is right option. Because of the adherence to the classical principles and the ideals. बहुत सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, what literary movement is often linked with age of pop? Neoclassicism. सर बी। B2, neoclassicism. What inspired the term the Augustan age? Reason of the Roman Emperor Augustus. B is right option. Augustan, B is right. Who was a central figure embodying the literary spirit of the Augustan age? ऑप्शन डी। सेंट्रल फिगर कौन है? अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप। Which of the following is a characteristic of the Augustan age? Valuing reason, wit, and सर सी, वैल्यूइंग रीजन विट एंड adherence to literary convention। ठीक है, बहुत सही। What marked the rise of the public sphere during the Augustan age? सर सी, Periodical essays, newspaper and magazines. यस सर, periodical Sir, essay, C. newspaper and Periodicals, essays, newspaper and magazines. ये जो समझ ज्यादा। Which poet is known for using heroic couplets? Alexander Pope. सर डी, ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर पोप। Alexander Pope. बहुत सही। What historic event significantly influenced at the late 17th and early 18th century of England? The Glorious Revolution, 1688. बी, सर बी। सर सी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल। बी ऑप्शन होना चाहिए सर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Sir, B 1688. glorious revolution ही सही है। इंडस्ट्रियलिज्म 1688 होगा ना, लेट जी सर, 17th होगा, अर्ली 18th, तो यही होगा बी ऑप्शन, B2। सर आपने ये कहा था बी है इसमें। सर हिस्टोरिकल है ना, हिस्टोरिकल। वही तो, लेट 17 एंड अर्ली 18 तो बी है अपने इसमें। Which monarch provided Which monarch provided stability during much of the Augustan age? Sir, William III and Mary II. B option is right. B sir, B. विलियम थर्ड एंड ये और ये उसमें नहीं जाएंगे रेस्टोरेशन एज में, रेस्टोरेशन एज के लास्ट को। आप एज ऑफ पोप में हो। विलियम थर्ड तो जो जेम्स के बाद आते हैं ना। Sir, Queen Anne and King George first. Third option. ये होना चाहिए, ये थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। सही बात है।
Who is considered one of the greatest poet of the Augustan age? अलेक्जेंडर पोप। पोप ही है सर इसमें। बहुत सही। अब यहाँ तो कई क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बड़े सिमिलर रहे, आंसर तो एक ही है, लेकिन आपको एग्जाम में सारे थोड़ी मिलेंगे। एग्जाम में तो कोई एक मिल सकता है आपको, है ना। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। और ये बता सकते हैं आप लोग भी ये क्वेश्चन का एग्जाम को लेकर के क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं। अभी जब पूरा टेस्ट हो जाएगा तब आप जो इसकी रेटिंग दे सकते हैं 1 2 3 4, फिर उस पर हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी हम वो बढ़ाएंगे रेटिंग आगे। व्हाट वर्क अलेक्जेंडर पोप इज मोस्ट हीरोइक नरेटिव पॉइंट? जी रेप ऑफ द लॉ। कौन सी नरेटिव पॉइंट? रेप ऑफ द लॉ। लॉक वाला। Which writer is known for the Gulliver Travels? सर बी होगा इसका। सर बी होगा, जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट, बहुत सही। Who collaborate? Who collaborated on influential periodical like the Tradition and सर डी होगा, डी। Tradition and Research Skill? सर डी होगा, ऑप्शन डी। Which work of Jonathan Swift is a satirical essay proposing a solution to the Irish द बैटल ऑफ द बुक्स। द famine? बैटल ऑफ द बुक्स। The Battle of the बुक्स Books? 1704। सही है। जी। फिर से देख लीजिए, गड़बड़ है कुछ लग रहा। Which work of Sir, Jonathan A tale of Swift is सर satirical गुलिवर्स essay? ट्रेवल्स। सर गुलिवर्स ट्रेवल्स। सी 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 सी। अब प्रपोजिंग का यहाँ पे आया है तो फिर काहे नहीं ध्यान पकड़ रहे? प्रपोजल चारों ऑप्शन में से कोई है कि नहीं है? तो सीधे सीधे वो प्रपोजिंग की बात कर रहा है। सर डी ऑप्शन, ए मोडेस्ट प्रपोजल। Modest proposal. आ मॉडेस्ट प्रपोजल है, आ मॉडेस्ट प्रपोजल, डी ऑप्शन। What is the significant achievement of Samuel Johnson? क्रिएटिंग अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। डी। बहुत सही, बहुत सही। Which literary form did Samuel Johnson extensively contribute through essay? ऐसे होगा। Which literary form did ऐसे ही होगा Samuel सर, Johnson? ऐसे Samuel Essays. Johnson contribute to essay? हाँ, ऐसे ही होगा, सही। सर जो मैम ने अभी क्वेश्चन पूछा था ना कि लाइव्स ऑफ जो पोएट्स लिखा है 52, उसमें किस राइटर को इंक्लूड नहीं किया था? वो वैसे राइटर्स थे जो उस समय जिंदा थे, तो उस समय उनको मृत्यु हुई नहीं थी, तो उनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। जैसे कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ है जो है, उनको उस समय जिंदा थे, वो प्रोमिनेंट राइटर हैं, बट उनको बारे में उन्होंने नहीं लिखा ड्यू टू वो लाइफ थे उस समय। ओके, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। यस। जी जी जी। ओलिवर गोल्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट बताइए। What literary tradition did Samuel Johnson's work contributed to? Contribute. न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिसिज्म। न्यू क्लासिसिज्म। What term you use for the concise and witty statement conveying a clever observation? एपिग्राम। एपिग्राम। बी ऑप्शन सर। बी पी। Which literary device involves parodying tradition epic with trivial subject? Mock epic। Alexander Pope mock epic। Mock epic।
In which work of Alexander Pope does he use the line to err is human, to forgive is divine? बहुत पूछा जाता है। An essay on criticism. An essay on criticism. क्रिटिसिज्म, बहुत सही। एंटीथेसिस तो आज के फिगर ऑफ स्पीच है। हाँ, एंटीथेसिस में जो है ये पूछा जाता है। तो ये जो है 21 क्वेश्चन थे आज के जो है टेस्ट को, उसके टॉपिक को लेकर के, ताकि रिवीजन हो जाए आप लोगों का। जो अभी तक के आप लोग पढ़ रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर कराई जा रही हैं, उससे आपको कितना फायदा मिल सकता है, कितना फायदा आप ले रहे हैं, इस बारे में अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्टिविटीज या जो क्वेश्चन आज आपको दिए गए इनमें कोई संशोधन अगर चाहिए आपको तो डी टाइप कर दीजिए। अगर एज इट इज लगता है कि जो है ये क्वेश्चन परफेक्ट हैं, ये आ सकते हैं एग्जाम में, तो ए टाइप करिए। सभी लोग क्विक रिप्लाई मैसेज में कर दीजिए अपना, क्विक रिप्लाई मैसेज में। अगर जो है लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं तो ए, अगर लगता है क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, संशोधन की जरूरत है, तो बी। बहुत सही। नहीं, बी भी अगर करेगा कोई तो मुझे सोचना पड़ेगा, उस चीज पे सोचूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ के लिए चीजें कह रहा हूँ। रिप्लाई कर सकते हैं सभी लोग जो है, ताकि चीजें खर लगे कि हम लोग आखिर निशाना मार कहाँ पे रहे। एक आप लोग भी एस्पिरेंट हैं और आप लोग भी एक टीचर हैं, सब लोग टीचर हैं। कोई इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा, कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा, कोई प्राइमरी में पढ़ा रहा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो है एग्जामिनर वाला दिमाग नहीं, सब लोग कॉपी चेक करते हैं बच्चों की। तो एक आइडिया लग जाता है कि हम जो है किस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक के हमें जा रहा है ना, चाहिए। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो भी साथी रिस्पॉन्ड किए हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक के रखते हैं, कल मिलते हैं एज यूजुअल। हमारा सेशन जो है इसी तरह से कंटिन्यू। जी हेलो सर, ग्रामर का सर क्वेश्चन कुछ करा दिए करें। अब कल होगा। देखो ये जो काम चल रहा था इधर हिस्ट्री पे, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इधर। अब कल या परसों से जो है हम ग्रामर को इसमें इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि टाइम मेरे पास 1 घंटे का ही है और 1 घंटे में ही हमको सारा कुछ करना है। हिस्ट्री जो है ऐसी है, बहुत थोड़ा कर दे अगर तो भी गड़बड़ हो जाएगा मामला। 2-3 दिन सोच रहे थे कि हिस्ट्री पूरी कर ले, फिर ग्रामर पे फोकस कर लेंगे हम लोग ज्यादा अच्छे से। ये और विक्टोरियन एज बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम बढ़ाना है हम अगर आप लोगों को, तो थोड़ा आप हमारा भी काम करिए। जितना जल्दी हो सके जो ज्वाइनिंग की ये संख्या है, कम से 50 या 60 कराइए। जितनी जल्दी जो है ज्वाइनिंग की संख्या आप लोग बढ़वा देंगे तो हम भी दूसरी जगहों से टाइम निकाल के आप लोगों को देना चालू कर देंगे। कुछ थोड़ा हमारे लिए आप करिए, हम थोड़ा आपके लिए करें। गिव एंड टेक पे दुनिया चल रही है, पैसे कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन इतना काम जरूर अब आपसे लेना चाहते हैं। जितना जल्दी आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे, समय आपको देते रहेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।